हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के हिंदी सेकेंड बुक जो है हमारी कृतिका से हम जो चैप्टर ले रहे हैं सेकेंड नाम है मेरे संग की औरतें और इसकी जो लेखिका है मृदुला गर्ग है, जिन्होंने अपनी माता अपनी नानी के उस समय के जिक्र किया है जब आज़ादी का समय था उससे पहले भी। तो आज़ादी से मतलब यहाँ पे है जो महिलाओं की स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी या उनका निजत्व का जो अधिकार होता है। तो कहानी को बताती है कि जैसे उनकी नानी उनके होने से पहले ही गुजर चुकी थी। बाद में उनकी माँ की शादी होती है, तब ये बड़ी होती है। तभी तीनों बहनों ने कभी अपनी नानी से कहानी सुनी नहीं थी, लेकिन तीनों बहनों नानी की कहानी जरूर सुनती थी कि उनकी नानी जो थी पारंपरिक महिला थी, एक पर्दा पर्दा करने वाली महिला होती है। उनके जो पति है, इनके जो लेखिका नाना है, वो विलायत जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आते हैं, तो एकदम साहब बन के आता है। जैसा सूट बूट होता है, रहन सहन होता है, खान पान उसी तरह का। लेकिन जो नानी थी वो पूरी तरह से भारतीय जो महिला होती थी हमारे यहाँ की, जो प्राचीन समय पहले के समय में जो दिखती थी कि जो पर्दा करती थी, प्राय मर्दों से पुरुषों से बात नहीं करने वाली, जब अपने जीवन के अंतिम दौर में होती है यानी जब मरने वाली होती है, तब उस समय जो उनकी रोचक बात आती है सामने कि वह चाहती है कि जो उनकी बेटी है यानी उसकी लेखिका की जो माँ थी, उनकी शादी के पीछे में उनके जो नाना उनके एक मित्र प्रयागराज शर्मा से वह जिक्र करती है। पहली बार ऐसे अचंभे भरी बात की जिस महिला ने कभी खुलकर अपने पति से बात नहीं की थी, दूसरे यानी उनके पति के मित्र के द्वारा अपनी बेटी का संबंध ऐसे आज़ादी की दीवानी से करना चाहती है जो देश प्रेमी होता है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो देश प्रेमी होता था वह पढ़ाई से या हम मानते थे कि रुपये पैसे से इतना अमीर नहीं होता था। और जो इनके पिता रहते हैं वे आईसीएस की परीक्षा देने वाले होते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। कारण क्या था कि वे एक देशभक्त होते हैं। फिर आगे इनकी माता के बारे में बताया था कि इनकी माँ का जो एक रीत बनावट थी यानी शरीर जो ऐसा था बिल्कुल पतला, बिल्कुल जैसे कि कोई भी उनमें ऐसी तरह की दिख नहीं पाती थी कि बिल्कुल कमजोर शरीर की करती। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसे अधिकार थे कि अपने अपनी बातों को कहने के, अपने बात रखने के। उस तरह से कहानी हमारी शुरू होती है। आगे हम देखते हैं कहानी के, आगे हम प्रारंभ करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ हिंदी सेकंड बुक कृतिका से। हम ले रहे हैं आज सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें। और इस पार्ट की जो लेखिका हैं वह मृदुला गर्ग हैं, जिन्होंने अपनी शायद अपने परिवार अपने माँ से जुड़ी कुछ जो उनके किस्से हैं जो जिक्र हैं वो हमारे सामने लाती हैं, जिनमें उन्होंने अपने घर में जो समय परिवेश की देखे, हम प्राचीन आज़ादी के उस परिवेश की समय की हम बात देखें तो एक समय जहाँ महिलाओं को आज़ादी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से उन्होंने जो बताया कि घर में किस तरह से महिलाओं को एक आज़ादी होती है, एक स्वतंत्रता होती है, या अपनी निजत्व रखने का अधिकार होता है कि वे किस तरह से एक घर में सारी परंपराओं का निर्वाह करते हुए भी अपनी स्वतंत्रता रखती है। और इसके साथ साथ अपनी निजत यानी जो अपनी निजता का अधिकार जो प्राप्त होता है हर व्यक्ति को, वह उन महिलाओं को भी दिलाता। आगे कहानी को प्रारंभ करते हैं और कहानी के जरिए आगे जानने का प्रयास करते हैं कि लेखिका बताती है कि मेरी एक नानी थी, तो जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। यानी अब आगे इन्होंने अपनी नानी का जिक्र किया था कि थी का मतलब कि यानी अब वो दुनिया में नहीं है। और लेखिका ने बताया कि शायद उन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं था, यानी उनके पैदा होने से पहले उनके नानी का देहांत हो गया था। तो अभी आगे बताते हैं कि मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी नानी पहले ही स्वर्गवास हो गई थी जब इनकी माँ की शादी हुई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यानी हम एक समय सुनते थे कि बच्चे जो होते थे कहानियाँ कहाँ सुनते हैं कि दादी या नानी से कहानियाँ सुनते थे, तो इन्हें कभी वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वे अपनी नानी से कहानियाँ सुन सकें। इसलिए जब ये तीन बहनें, तो यहाँ जिक्र हुआ है कि लेखिका जो तीन बहनें थीं तो खुद ही आपस में एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करती थी। नानी से कहानी भले ही सुनी ना हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म यानी उसका रहस्य समझ में आया। यानी नानी की जो वास्तविकता थी, यानी नानी की कहानी, यानी कि नानी के जीवन पर आधारित, यानी नानी का जिस तरह जीवन यापन करती थी, तो नानी किस तरीके क्या थी, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है, उनकी कहानी ज़रूर सुनी और उसका बाद में जाकर उन्हें अर्थ समझ में आया। तो कई बार होता है कि हमें एक समझ के लिए एक हमारी उम्र इस पर निर्धारित होती है, तब बातें जाकर ही हमें कुछ समझ में आती हैं। तो
पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी का मतलब होता है जो पर्दा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ घूंघट पर्दा होती है, तो यानी पर्दा करने वाली स्त्री थी, घूंघट करने वाली स्त्री थी, और काफ़ी परंपराओं का निर्वाह करने वाली थी। और उसके साथ साथ अधिकतर जो महिलाएं एक समय परिवेश में हमने देखा कि महिलाएं अनपढ़ ही हुआ करती थी। तो इनकी नानी भी कुछ उस तरह की तरीके थी। जिनके पति नानी के पति यानी नाना जी, तो इनके नाना जी तो शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री से मतलब यहाँ पे वकालत की जो आगे की पढ़ाई होती है वो करने विलायत चले। विलायत यानी विदेश में, क्योंकि हमारे अधिकतर जो, जैसे हम बात करें महात्मा गांधी जी जिन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, ये सब विलायत यानी विदेश पढ़ने जाते थे। तो आगे जो हम एक बड़े विश्वविद्यालय का नाम सुन रहे हैं कैम्ब्रिज, जो कि लंदन में है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। और होता भी ये था कि हमने अधिकतर में देखा है कि जब कोई व्यक्ति विशेष जो होता है कि अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जब बाहर विदेशों में जाता है, तब वह वहाँ पर जब 3-4 साल का समय व्यतीत करके आता है तो उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। तो वह भारतीय रहते हुए भी उसके जीवन शैली जो है वो हम बात करें कि शायद विदेशी जीवन शैली में ढल जाता है, और उन्हीं की तरह वह दिखने सा प्रतीत हो जाता है। शायद उनका पहनना करना, खाना पीना और शायद आचरण भी उसी तरह का हो जाता है, लेकिन मूल जो भाव जो रहता है, रंग, वो भारतीय रहता है। तो जब जैसे वो वहाँ से पढ़ के नाना जी वहाँ से विदेश से पढ़कर आते हैं, तो उन पर काफ़ी विदेशी विदेशी आचरण का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो इनकी नानी जी थी, तो वो नानी जी का किसी भी तरह से अपने पति पर प्रभाव नहीं, यानी नानी का नाना पर किसी तरह का प्रभाव उन पर नहीं आता है। यानी वे अपने जिस तरह के नानी जी जो जिस तरह के साधारण परिवेश में या भारतीय परिवेश में रहती थी, वो उसी तरह परिवेश में रहती है। न उन्होंने अपनी कभी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी पति के सामने किया था। यानी अपने पति के सामने भी कभी, जैसे हम देखते थे कि आदर्श भारतीय नारियाँ जो पुरानी जो हम समय की देखे कि हमारी शायद नानियाँ जो कि अपने पति से भी खुलेआम रूप से बात नहीं कर पाती थी या अकेले में बातचीत हो पाती थी, तो उन्होंने किसी भी तरीके की इच्छा की बातें कभी भी अपने पति के सामने नहीं करी थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुझहोर उठी। यानी मुझहोर उठी यानी एकदम से वे बातें करने लगी, या फिर उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी तेज तेज बातें करनी शुरू कर दी थी। अब यानी एक समय हो गया था कि भाई महिलाओं को जो महिला यहाँ पे जिसका जिक्र आ रहा है, यानी लेखिका की नानी के कम उम्र में, यानी एक उम्र जो पड़ाव होता था कि वृद्धावस्था के पड़ाव को पार करने बाद लोग इस दुनिया से विदा होते थे, तो उनकी यानी उम्र कम रही होगी। और उसमें जब उन्होंने देखा कि अब उनकी मौत निश्चित है, तो अपनी जो ये उनकी एक पुत्री थी जो हमारी लेखिका की माँ थी, उनकी शादी की फिक्र डराने लगी थी। तो नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। क्योंकि अभी हमने कहानी में जो शुरुआत में देखा था कि लेखिका की नानी जो थी पारंपरिक थी, पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली स्त्री थी, वो कभी भी किसी पराये मर्द से कभी बातें नहीं करती थी। लेकिन उसी समय अचानक से, क्योंकि हमने देखा जैसे मौत के करीब थी, तो वह एकदम से बोलने लगी थी। तो उन्होंने अपने पति को कहा कि वह उनके जो मित्र हैं प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, वो उनसे मिलना चाहती है, और बिना पर्दे का लिहाज किए। सब दंग हैरान रह गए, यानी जो भी उस परिवार के थे वे सब देखने लग गए कि जिस पर्दानशी औरत ने, यानी जिस पर्दा करने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात तक नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। यानी वो सब ताज्जुब में रह गए कि यार ये कभी हमसे भी इतने बढ़िया बात नहीं करती थी, यानी अपने पति से भी जो महिला कभी खुलकर बात नहीं कर पाई, वह आज पराये मर्द से क्या बात करना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। अब जो नानी के पति नाना जो थे, उन्होंने भी, अब उनके लिए भी अचंभा था, लेकिन उन्होंने भी देखा कि वक्त की कमी है, क्योंकि जो उनकी नानी थी वे भी किसी भी समय इस संसार से विदा हो सकती थी, और उन्होंने मौके की नज़र से अगर अभी मना कर दिया जाए तो क्या पता ये अभी चल बसे। तो उन्होंने हालात को देखते हुए बात में हामी भरी। सवाल जवाब में उन्होंने वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर अपने दोस्त को ले आए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। बीबी यानी जो नाना की पत्नी है,
उनके सामने उनको पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था, यानी नानी ने जो उनके दोस्त को जो कुछ कहा था वे और अचरज में डालने वाला था, हैरत अंगेज चीज़ थी। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यानी कि जो नानी थी उन्होंने अपने अपने पति यानी नाना से नहीं, उनके जो स्वतंत्रता सेनानी मित्र थे पिराल शर्मा को अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उन्हें दी थी कि आप ही मेरी लड़की के लिए वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है, साहब इसलिए कहा है क्योंकि जो लेखिका के नाना थे वे विलायत में पढ़कर आए थे, तो उनका रहन सहन पूरी तरीके से विलायती ढंग में ढल चुका था। तो वह नहीं चाहते किसी के कोई जो उनके बेटी का जो पति होगा, दामाद जो होगा, वे भी उन्हीं की तरह दिखने वाला हो। तो वो चाहते थे कि मैं नहीं चाहती कि बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, यानी जो उनकी हाजिर जवाबी करता है, जो उन्हीं के तरह से उनकी तरह से बातचीत करता हो या उन्हीं के आगे पीछे घूमता हो। तो मुझे ऐसे साहबों के फरमाबदार से बेटी की शादी नहीं करानी है। आप अपनी तरह ही आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। यानी जो नानी थी अपने उनके पति के मित्र से कह रही है कि आप अपनी तरह, यानी जो प्याल शर्मा है कि आपकी तरह कोई आज़ादी के सिपाही हो, उससे मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। ये आगे जो लेखिका बताती है कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। यानी उस औरत का मतलब यहाँ पे उसके नानी से, क्योंकि हमने यहाँ अभी तक देखा था कि उसकी नानी जो एक परंपराओं का निर्वाह करने वाली, पर्दा करने वाली स्त्री थी, जो कभी घर से भी बाहर नहीं निकली, तो उसे आज़ादी का मतलब नहीं पता। लेकिन फिर भी उसकी बातें ऐसी सुनकर कि वो आज़ादी कितनी बड़ी जो है देशभक्त रही है, कि जो एक आज़ादी देशभक्त का जो व्यक्ति होता है वो किस तरह उसे देखती है। यानी उसका पति तो साहब बन चुका था, विलायत जाकर पढ़ के आया था, इस कारण से उससे लगाव नहीं रखना चाहती थी। जबकि उसे पता है कि जो देशभक्त होते हैं उनकी किस तरह की स्थितियाँ होती हैं। इसको जानने के बावजूद भी अपने पति के मित्र से कह रही है कि अगर आपकी तरह कोई आज़ादी सिपाही हो तो उससे मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। तो यानी यहाँ पे जो लेखिका के एक अंदर मन में बात चली थी कि ऐसी औरत के अंदर भी आज़ादी का ऐसा जुनून था, तो देखने में वाकई में बात बनती है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे अपनी आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में तो लेखिका यहाँ बताती है कि बाद में यानी काफ़ी सोच विचारने के बाद उन्हें समझ में आता है कि वह निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी, यानी उसकी नानी, जो कि उनके निजी जीवन यानी अपने जीवन पे अपने यानी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें जो आज़ाद ख्याल था कि मतलब किसी की उन पर जैसा किसी का जोर दबाव नहीं था। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की। यानी है होता है ना, जैसे हमारे घर में जैसे मम्मी पापा होते हैं, कोई भी ऐसा हमारे घर में जो काम विशेष होता है तो इसके लिए दोनों की रजामंदी होती है, बातचीत होती है, कौन क्या डिसाइड करता है, फिर दोनों की सहमति होती है। लेकिन यहाँ पे देखा कि जो नानी थी कि उनके जीवन में किसी तरह का दखल उनमें था नहीं, कि यानी नाना भी उन पर कोई जोर दबाव डालते नहीं थे, और कभी नाना ने कभी नानी की ज़िंदगी में कभी ऐसी दखल देने की कोशिश की थी। नानी अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही थी, यानी अपने हिसाब से उन्होंने जीवन को जिया था। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यानी असली आज़ादी का महत्व थोड़ा हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि महिलाओं की जो एक स्वतंत्रता होती है, उनका जो निजत्व होता है, वो किस तरह से सुरक्षित बन पाता है, उसका यहाँ पर जिक्र किया जाता है। थोड़ा आगे देखें। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी हम आगे देखें कि जिस तरह नानी के आगे ख्यालात देखें, तो आगे जाकर नानी की जो एक अंतिम इच्छा रही थी कि उनकी बेटी की स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो अगर ऐसा ही होता है कि उनकी जो लेखिका की जो माँ है उनकी शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई कि जो आज़ादी के में आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने के कारण उसे जो उस समय की जो सिविल परीक्षा होती थी प्रशासनिक सेवा की, उसमें उसे बैठने से रोक दिया था। क्योंकि उस समय जो अंग्रेज ऐसी सेवाओं की जो परीक्षाएं करवाते थे, तो उसमें ऐसे व्यक्तियों को नहीं लेते थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी हो। यानी क्योंकि जो अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ अगर विद्रोह करता हो, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता था।
तो इस तरह से जो उनके पिता इतने होनहार होते हुए भी वह परीक्षा नहीं दे पाए, और लेकिन उनके पास ऐसा कुछ था भी नहीं, जिसमें जिक्र आया है कि इनकी जेब में, यानी उनके पास कोई पुराना, जैसे हमारे होते हैं ना कि हमारे पूर्वजों को जो एक पैसा जमीन जायदाद होता है, उनके पास उनका कुछ भी ऐसा रुपया पैसा एक भी नहीं था। तो आगे रही माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई थी। यानी जो उनकी माँ थी वो अपनी माँ, यानी उनकी जो लिखी गई नानी और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। यानी अब उनकी जो माँ थी अब वह भी करने को क्या रही थी, क्योंकि ऐसे उनके नानी की इच्छा ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति से हुई है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी था। तो उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे तो उनके कारण है तो वो ऐसी सरकार की सेवा करते थे, नौकरी करते नहीं थे, जिस कारण से कि उनकी आय अर्जन इतना हो या अपने जो रहन करने का तरीका हो इतना ऊंचा मजबूत बना हो। तो अब जैसी भी स्थिति थी तो उनके माँ को भी क्या करना पड़ गया, उन्हीं के सिद्धांत, उनके नानी और गांधी जी के जो आज़ादी के जो विचार थे, उनके सिद्धांत थे, उन्हीं के चक्कर में उन्होंने अपना जीवन जो था वो सादा जीवन रखा और अपने जो विचार थे काफ़ी ऊंचे विचार रखने पर वह मजबूर हुई थी। तो आगे देखें कि इस तरह जो लेखिका है अपनी माँ की ज़िंदगी, अपने नानी की ज़िंदगी जो एक आज़ाद ख्याल इंसान होने के साथ साथ उन्होंने हमारे बताते हुए प्रतीत होती है। आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम कहानी को आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।